नमस्ते प्यारे बच्चों, आज अपना एलसीएम और एचसीएफ का सेकंड लेक्चर है। आज इस लेक्चर में अपन देखेंगे कि एसएससी के लिहाज से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और आप उन प्रश्नों को कितना जल्दी हो और कितना सटीक तरीके से सोल्व कर सकते हो। आज अपन पूरा फोकस रखेंगे कि एसएससी सीजीएल से लेकर एसएससी एमटीएस तक एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले देखिए, इस प्रकार का एक प्रश्न आया 10a²b, तो 10a²bc, इसको आप क्या लिख सकते हो? आपको पता है, आप अपना जो एम है वो किसी भी संख्या को अभाज्य संख्या तक ले जाने का है। पिछले लेक्चर में आपने देख चुके होंगे ये चीज। अब आपको जो स्क्वायर में दे रखा है, क्यूब में दे रखा है, जितने भी पावर दे रखे है उस पावर को अलग अलग करके आपको लिखना है। a इंटू ए, तो कितनी हो गई? a² हो गई। फिर उसको क्या लिखना है? b इंटू सी लिखना है। बात समझ में आ रही होगी आपको। फिर इसी प्रकार आपको इसको करना है 15ab²c, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 3 a इंटू b इंटू c इंटू c। अगले वाले को क्या लिख सकते हैं? 20 a²b²c। इसको क्या लिख सकते हो आप? 5 इंटू 2 इंटू 2 a इंटू a b इंटू b फिर c इंटू c। ये अपन ने क्यों किया? आपको एलसीएम और एचसीएफ का जो कंसेप्ट है उस पर पकड़ बनाने के लिए कि आपको एग्जाम में सवाल आएगा तो उसे डरना बिल्कुल भी नहीं है। आपको जितना पढ़ाया गया है ना उस हिसाब से आप देखिए। बात समझ में आई? सबसे पहले आपने किया क्या? संख्याओं को अभाज्य तक लिख लिया और इनकी जो पावर थी उनको अलग अलग करके लिख ली। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई नया काम आपने नहीं किया। सबसे पहले बात करते हैं अपन, एलसीएम की बात बाद में करेंगे, सबसे पहले करते हैं एचसीएफ की बात। एचसीएफ मतलब होता है मैं से पे, मैं से पे। और मैं से पे का कंसेप्ट कभी भी आ जाए, मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये बताया था कि मैं से पे हमेशा उभयनिष्ठ होता है। क्या होता है? उभयनिष्ठ। अब आप इन तीनों में देखिए, जो भी संख्या आ रही है ना उसको पहले लिखिए। इसमें क्या आ रही है? 5 2 5 3 5 2 2। तीनों में कौन सी संख्या उभयनिष्ठ है? तो आप कहोगे 5 है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए 5, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर आपने ये देखा कि यहाँ कितना आ रहा है? a की पावर 2, यहाँ a अकेला है, यहाँ a की पावर 2 है। तो a कितना ले सकते हो आप कॉमन में? a एक ही ले सकते हो। तो यहाँ कितना लिख दिया आपने? a लिख दिया। अब आई b की बारी। यहाँ b 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 2 है। तो b भी कितना लेंगे अपन? 1 लेंगे, क्योंकि b 1 ही है अपने पास, तो b। फिर c कितना है? यहाँ c 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ क्या ले लेंगे? 1c ले लेंगे। इस प्रकार 5abc ये आपका क्या हो गया? मैं से पे HCF हो चुका है। इसी प्रकार अपन देखते हैं LCM के बारे में, तो इसको कहते हैं मैं से पे। मैं से पे में आपने देख चुके होंगे कि 10, 15 और 20 ऐसी कौन सी संख्या है जिस तीनों में भाग जाता है? वो है 60। कौन सी संख्या है? 60। तो आपने लिख लिया 60 संख्याओं में, तो ये आ गया। और यहाँ पे देखो, a की अधिकतम घात क्या है? a², b की अधिकतम घात क्या है? b² और c की अधिकतम घात क्या है? c²। यही आपका क्या है? आंसर है। कितना आसानी से और कितना जल्दी आपने इसका, ये कोई बीजगणितीय सवाल नहीं है। आपको बीजगणितीय सवाल को एक सिंपल सवाल में कन्वर्ट करके पूछा गया है और आपने एकदम आसानी से इसका उत्तर बता दिया। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है और उस पर आधारित सवाल आप कितना जल्दी कर सकते हो। ओके, नंबर 1 क्या कहता है अपने को सवाल में? कंसेप्ट नंबर 1 कहता है कि शून्य के साथ लेसे पे और मैसे पे दोनों के दोनों क्या होते हैं? अपरिभाषित होते हैं। अपरिभाषित का मतलब होता है नॉट डिफाइन, जिसको अपन ना तो प्रायोगिक रूप से, ना सैद्धांतिक रूप से और ना ही किसी मतलब और किसी तरीके से इसको बता सकते हैं। तो इसको, इस वाली प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइन बोलते हैं। और नॉट डिफाइन जो ज़्यादातर जो वर्ड ये यूज आता है वो इन्फिनिटिव के केस में ज़्यादा आता है। जब कोई चीज़ इन्फिनिटिव हो जाती है ना उस केस में ज़्यादा आता है, पर जरूरी नहीं है कि हर बार यह वर्ड इन्फिनिटिव के लिए यूज आए। किसी चीज़ को अगर अपन शब्दों में बयान नहीं कर सकते, कोई प्रायोगिक रूप से बयान नहीं कर सकते, तो उस केस में भी आप क्या उत्तर बताओगे? नॉट डिफाइन। इस प्रकार का अगर कोई सवाल आ जाए, और ये सवाल एग्जाम में आया हुआ भी है, क्या पूछा था इसने कि 15, 35, 75 और 0 का एलसीएम ज्ञात करो। एग्जामिनर इतना समझदार है कि वो आपसे
सवाल में गलती करवाने के पूरे चांसेस देगा और आपको वहां पे ऑप्शन भी इस प्रकार के मिलेंगे कि आप उनमें गलती करो। जैसे आपको वो HCF के केस में दे देगा, मैसएपे के केस में दे देगा 5, उसको पता है कोई ना कोई बच्चा गलती जरूर करेगा क्योंकि 5 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, ठीक है। और इसी प्रकार HCF के केस में भी कोई दे देगा, तो बच्चा सबसे पहले क्या करेगा कि HCF आ गया 5, अच्छा यही अपना उत्तर है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप देखो कि आगे क्या दे रखा है, 0। अगर कभी 0 आ जाए और आपको क्या पूछे, लेसेपे और मैसेपे पूछे, उसका हर एक केस में ऑलवेज जो उत्तर होगा, ऑलवेज हमेशा जो उत्तर होगा वो होगा नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन इसका मतलब होता है इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, इसका उत्तर होगा अपरिभाषित। अपरिभाषित, ये आप ध्यान रखना। और ये एक कंपटीशन में आया हुआ सवाल है। आपको किसी भी प्रकार का सवाल एसएससी पूछ सकती है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछ सकती है। आपको हर प्रॉपर्टी पर, हर कंसेप्ट पर और हर एक लॉजिक पर पूरी पकड़ होनी चाहिए, तभी आप आज के टाइम पे कोई कंपटीशन फाइट कर सकते हो। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। चाहे एलसीएम पूछे चाहे HCF पूछे, दोनों के दोनों क्या होते हैं, अपरिभाषित होते हैं। अब अपन देखते हैं कंसेप्ट नंबर 2, अपना कंसेप्ट नंबर 2। कंसेप्ट नंबर 2 क्या कहता है अपने को कि मैसएपे HCF LCM का क्या होता है, एक गुणनखंड होता है, मतलब फैक्टर होता है। इसका अर्थ सिंपल भाषा में क्या कह सकते हो आप कि LCM के अंदर HCF छुपा हुआ होता है, ये बात आप बोल सकते हो, ठीक है। ये सवाल SSC 2000 के अंदर आया हुआ है, ये सवाल SSC CGL 2000 में आया हुआ सवाल है। अगर आपको सिर्फ मैं ये प्रॉपर्टी या कंसेप्ट बता देता और आपको ये सवाल नहीं करवाता तो आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। बात समझ में आ रही है क्या आपको? अब क्या हुआ, एक सवाल आया, दो संख्याओं का मैसएपे 8 है। मैसएपे अगर 8 है तब निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है जो उसका लेसएपे नहीं हो सकती? कोई दो संख्या है, मान ली कोई भी दो संख्या, मान ली कोई भी है A और B, जिनका HCF कितना दे रखा है, 8 है। इसका अर्थ क्या होता है पता है आपको? ये 8 इस संख्या में भी आ रहा है और ये 8 इस संख्या में भी आ रहा है। बात समझ में आ रही है क्या? और इनका जो लेसएपे होगा, जो LCM होगा, उसमें भी क्या आएगा, 8 आएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। सिंपल से शब्दों में क्या कहना चाहता हूं कि जो मैसएपे, जो HCF होता है, वो LCM के अंदर छुपा हुआ होता है। बस समझ में? अब आप देखो कि 8 किस किस में छुपा हुआ है, वो तो आपका उत्तर हो सकता है, उसके अलावा आपका उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है, कंसेप्चुअली पॉसिबल ही नहीं है वो तो सबसे पहले देखा 8 इसमें है क्या? हाँ है। 8 इसमें है क्या? है। 8 इसमें है क्या? है। देखो आपको अगर ऐसे पता नहीं लगता तो 8 3 24, 8 6 48, 7 8 56, ठीक है। इन तीनों में 8 है, पर आप अगर 60 को देखोगे, 60 को देखोगे तो इसमें 8 नहीं है, इसमें 8 नहीं है। इसलिए आपका आंसर यही है कि आपका जो लेसएपे है वो 60 नहीं हो सकता, ये तीनों चीजें हो सकती है। ये था कंसेप्ट नंबर 2। अब अपन देखते हैं कंसेप्ट नंबर 3। कंसेप्ट नंबर 3, कंसेप्ट नंबर 3 अपने को क्या कहता है? दिए गए सरलतम अनुपात को संख्याओं में बदलने के लिए हमेशा मैसएपे से गुणा करना पड़ता है। इस चैप्टर में आपको कोई भी रेशियो, मतलब अनुपात वाला कोई भी मैटर दे रखा है या संख्याएं अनुपातों में दे रखी है, तो आपको सबसे ज्यादा जरूरत इसकी पड़ेगी, HCF मतलब मैसएपे की पड़ेगी, क्योंकि मैसएपे ही एक ऐसी संख्या है जो अनुपात को कन्वर्ट करके किस में कर देगा, संख्याओं में बदल देगा। जिस प्रकार ये सवाल देखिए, दो संख्याएं 3:5 में है, ओके, अपने को पता नहीं है संख्याएं क्या है। यदि उनका मैसएपे 7 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करो, अपना उत्तर आ चुका है। मतलब ये है कि 3:5 में थी और उनके HCF का मान अपने को कितना दे रखा था, 7 दे रखा था। अब इस अनुपात को हटाने के लिए, संख्या में कन्वर्ट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इस 7 को इन दोनों संख्याओं से गुणा करना पड़ेगा। तो 7 3 21, 7 5 35। अब अनुपात किस में कन्वर्ट हो गया? पहले रेशियो था, वो अनुपात था, अब किस में कन्वर्ट हो गया, संख्या में कन्वर्ट हो गया। आपको क्या बोला है उसने कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या क्या है, 35। यही आपका क्या है, आंसर है।
कितना आसानी से और कितना जल्दी आपने ये सवाल कर दिया। ये क्या कहता है, अगर संख्याएं सरलतम अनुपात में दे रखी हैं और आपको उसको संख्या में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको HCF का गुणा उस अनुपात से कर देंगे, अपने को क्या प्राप्त हो जाएगी, संख्या। अब अपन देखते हैं कंसेप्ट नंबर 4, अपना कंसेप्ट नंबर 4। और कंसेप्ट नंबर 4 पे भी एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आज अपन देखेंगे कि चुटकियों में इसका उत्तर किस प्रकार निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए आप कि जब आधार समान होता है, किसी संख्या की घात पॉजिटिव होती है या संख्या की घात नेगेटिव होती है, या तो धनात्मक होगी घात या क्या होगी, ऋणात्मक होगी। इसमें कंसेप्ट क्या छुपा होता है कि अगर किसी संख्या की घात धनात्मक है और उसका आधार समान है तो सबसे बड़ी घात वाली संख्या सबसे बड़ी होती है और सबसे छोटी घात वाली संख्या सबसे छोटी होती है। तो अगर आपको पूछे कि LCM क्या होगा, लैसैपै क्या होगा, लैसैपै होगा सबसे बड़ी घात। सबसे बड़ी घात इनमें से क्या है, 7 की पावर 15, यही आपका LCM है। बात समझ, आधार समान होता है तो सबसे बड़ी घात, जब घात क्या हो, पॉजिटिव, सबसे बड़ी घात वाली संख्या क्या होती है, लैसैपै, और सबसे छोटी घात वाली संख्या क्या होती है, मैसैपै। सबसे छोटी घात क्या है, HCF क्या बताओगे आप, मैसैपै क्या बताओगे आप, इस सवाल के अंदर बताओ। सबसे छोटी घात किसकी है, 7 की पावर 3, तो 7 की पावर 3 आपका क्या हो गया, मैसैपै। इसका विपरीत कंसेप्ट होता है नेगेटिव घात के लिए। नेगेटिव घात में क्या होती है, अगर घात नेगेटिव होती है, संख्या का आधार समान है, तो सबसे बड़ी नेगेटिव घात क्या होती है, सबसे छोटी, और सबसे छोटी नेगेटिव घात क्या होती है, सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बताओ इसके अंदर आप, सबसे बड़ी तो ये है, और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या ये है। तो ये है सबसे बड़ी और ये है सबसे छोटी। आपने अभी अभी देखा है कि बड़ी संख्या क्या होती है। अगर आपको इस सवाल में LCM निकालना होता तो क्या होता, 8 की पावर -2। अगर इसी सवाल में आपको HCF निकालना होता तो वो क्या होता है, 8 की पावर -73। मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज समझ में आई होगी। घातों का सिर्फ देख लेना मामला, बड़ी होती है लैसैपै, छोटी होती है मैसैपै। मैं आशा करता हूँ आज का ये लेक्चर आपको मेरा पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।